स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सही, ओके। तो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की अगर बात करें तो कोई डिफाइन कर सकता है कि फिजिक्स होगा क्या, ये बताओ। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ओके, स्टडी हम किस तरीके से करते हैं बेटे? मतलब लॉजिकल है ना कि स्टडी या ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। बात बिल्कुल सही है, एक पॉइंट तुमने एकदम प्रॉपर बोला कि अगर फिजिक्स की मैं बात करता हूँ तो एक पॉइंट से ये बोला जा सकता है द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बात है, नेचर की स्टडी करते हैं या नेचुरल फेनोमेना की हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉज तो हम लोगों ने बनाए हैं, पहली चीज ये बात समझ में आता है। लॉ ऑफ नेचर को हमने एक्सप्लेन किया है, पहली चीज, ठीक है। फिजिक्स के अंदर अगर मैं बोलूं तो देर आर टू सेगमेंट्स, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपको फिजिक्स के बारे में या मतलब किसी भी लॉ के बारे में या नेचर कैसे काम कर रहा है आप नहीं पता कर सकते, ठीक है। न्यूटन की भी बात करें तो उन्होंने क्या सोचा था, एक सेब उनके सर के ऊपर आकर गिरा, जो कि बहुत ही पुरानी स्टोरी बनी आई है। उन्होंने ये सोचा कि भाई ये ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, इसी बात पे लॉजिक सोचा उन्होंने, ये समझ में आ रहा है। और इसी लॉजिक को लेते हुए उन्होंने ये सोचा चंद्रमा क्यों नहीं गिरता, सूरज क्यों नहीं गिरता, ठीक है। तब ग्रेविटेशन के फंडे उनके सामने आए, पूरी उन्होंने मैकेनिक्स की खोज करी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में सोचा। तो वो तब तक पहली चीज, फिजिक्स का मतलब एक तरह से यही बोल सकते हो कि इट इज अ क्यूरियोसिटी टू नो द हाउ द नेचर वर्क्स, कैसे नेचर काम कर रहा है, कैसे नेचुरल फेनोमेना काम कर रहे हैं, उसकी क्यूरियोसिटी है। और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है जो हम लोग अपने भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, सही है। मतलब अगर मैं ऐसी बात करूं कि आपके सामने कोई एक अननोन इवेंट हो रहा है, लेट्स से कोई भी एक गेम चल रहा है आपके सामने, ठीक है, उस गेम का आपको नाम ही नहीं पता, आपने इस तरह का गेम कभी नहीं देखा, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जैसे किसी एक नए बच्चे को सामने पहुंचा दिया जाए, बास्केटबॉल के कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए, उसने कभी बास्केटबॉल सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उसको क्या समझ में आएगा, क्या करेगा वो? अगर वो गेम देखने बैठा हुआ है तो उसको थोड़ी देर के बाद में, घंटा डेढ़ घंटा, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करेगा, चीजों को देखेगा, अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने की कोशिश करेगा कि हाँ यार यहाँ इसमें एक बॉल होती है, इसमें एक टीम में एक खिलाड़ी होते हैं, दूसरी टीम में दूसरे खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ से बॉल लेके जाके दूसरी तरफ में बास्केट में उसको पुट करना होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ इनको पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह का लॉजिक वो खुद से जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसने इस तरह का प्रोसीजर बेस्ड कुछ काम किया तो उसने क्या जनरेट किया, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जनरेट कर दिए कि हाँ भैया अगर ये फेनोमेना हो रहा है तो उसमें कुछ इस तरह के लॉज जनरेटेड होंगे। यही काम फिजिसिस्ट का होता है कि कोई भी नेचुरल फेनोमेना अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है या कैसे काम कर रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन करना इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स, या बोल सकते हो वो एक सब्जेक्ट है जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं फिजिक्स प्रॉपरली अगर हम बोलें तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल phenomena टू, या ऐसे बोल सकते हैं फेनोमेना, बाय ऑब्जर्विंग एंड experimenting some procedures and thus deducing
some results and according to the understanding generate some laws for the explanation. देखने में डेफिनेशन बहुत बड़ी टाइप की हो गई, मैंने अभी जनरेट करी है, क्योंकि लॉजिक है कि हम लोग अपनी भाषा में चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, ये नेचुरल फेनोमेनास की स्टडीज है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स जनरेट करते हैं जिससे कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं, और उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग या उनकी अंडरस्टैंडिंग के करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ लॉज जनरेट करते हैं जिससे उस पर्टिकुलर फेनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, उस पर्टिकुलर फेनोमेना को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स या कुछ सेट ऑफ लॉज जनरेट किए। जैसे एग्जांपल होता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसी को पता है क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पढ़ा हो तो कभी नहीं सुना? ऐसा कुछ बोला होगा, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम मास अट्रैक्ट ईच अदर विथ सम फोर्स, this force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to their distance, square of distance between them। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? कभी ये देखा है? बोल सकते हो भाई, नहीं देखा? Yes, हाँ sir. देखा है ना? हाँ, तो फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये कहाँ का है? ये फोर्स कौन सा है? दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ऐसा लॉ, ये इसी पर्टिकुलर लॉ को हम लोगों ने बोला हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने दिया था ये। ठीक है, हालांकि अभी ये चीज पढ़ेंगे हम लोग बाद में भी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि ये चीज आई कहाँ से। खुद सोचो, उसको क्या भगवान ने बता दिया होगा कि हाँ ऐसा फोर्स की ऐसी इक्वेशन आ जाएगी Gm1m2/r²। जो आप लिखते हो वेट की जो वैल्यू लिखते हो, या ऐसे लिखते हो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या ऐसे ही बन के आ गया कि हाँ उसको भी पता था सर फॉर्मूला है? ऐसा थोड़ी हुआ होगा, उसने तो कहीं ना कहीं से तो जनरेट किया ना उस लॉजिक को। कैसे किया होगा, यही तो सवाल है, यही तो फिजिक्स है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसी चीजों को जनरेट करने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, खुद सोचो कि ये जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू किसी को पता है क्या? जी कितना होता है? 6.67 into 10 to the power -11. -11 की +11? बताओ बताओ बताओ, खुद सोचो, +11 होना चाहिए कि -11 होना चाहिए? गूगल मत सर्च करना, थोड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए। ओके, -11 इज करेक्ट, नो डाउट। ये सोचना है हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है। इफेक्टिवली सोचो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत बड़ा फोर्स है या बहुत छोटा फोर्स है? दो ऑब्जेक्ट आमने सामने रखे हुए हैं 10-10 किलो के, क्या इतना फोर्स लगता है दोनों के बीच में कि चिपक जाते हैं अपने आप? No, sir. ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब लॉजिकली ये बहुत वीक फोर्स होगा। ये समझ में आती है बात? हालांकि वो डिपेंड करता है किस स्केल्स पे हम लोग सोच रहे हैं। सही, तो ये फोर्स छोटा होने के लिए अगर मैंने इसको 10⁻+11 कर दिया, तो खुद सोचो क्या दो ऑब्जेक्ट्स जो हल्के हल्के हैं उनमें बहुत फोर्स लगने लग जाएगा? सही, तो ऐसा काम नहीं है।
कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ी ऑब्वियस चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कैसे मैंने ये +11 और -11 के लॉजिक को सोचा, ठीक है। हमें Yes, sir. हाँ, हमें हो सकता है कि बहुत बार कई चीजें दिखाई ना दें, ठीक है, प्रॉपरली हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार इसमें प्लस लग रहा था, माइनस लग रहा था, पावर में क्या था, 11 था, -11। उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए थोड़ा सा रुक के अपने जनरल सेंस को लगाने की जरूरत है कि कॉमन सेंस वाइज हम थोड़ा सोचें कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके, ठीक है। तो फिजिक्स की हमने थोड़ी सी बात करी कि ये इस तरह का एक जनरल एग्जांपल लिया गया कि एक लॉ मैंने जनरेट करके दिया। ये लॉ को जनरेट करने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत ऑब्जर्वेशंस किए गए न्यूटन के द्वारा, तब जाके उसने जी की वैल्यू भी निकाल पाई, वरना ये ऐसी गंदी सी वैल्यू कैसे निकाल देता कोई। ये समझ में आ रही बात? उसने क्या लॉजिक लगाया होगा, ये सोचा होगा धरती और मून, चंद्रमा के बीच में कितना फोर्स लगता है, इसके बारे में सोचो, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में ये सोचो। फिर उसने सोचा होगा कि सूरज और धरती के बीच में क्या फोर्स है, इसके बारे में सोचो। इस तरह की बहुत सारी बातों में सोच सोच के उसने बहुत जगह टिकड़म भिड़ा भिड़ा के उसने ये एडजस्ट किया कि हाँ भाई ये वैल्यू सब जगह एक जैसी ही आ रही है, और ये एक्सपेरिमेंट से आई है। ये वैल्यू 6.67 × 10⁻11, ठीक है, ये कांस्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। नाम में ही कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक फिक्स वैल्यू होती है, इट डजंट मैटर कोई भी मास ले लो, ऐसा नहीं है ज्यादा मास होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाए, कम मास लोगे तो कम रह जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ओके, एक टर्म है यहाँ पर, एक मैं तो तुम्हें स्टार पॉइंट बना के बोलता हूँ कि फॉर generating the explanation of laws of nature, we need mathematics as our language। मतलब ऐसी बात बोलते हैं कि फिजिक्स को अगर कोई भी लॉज को मुझे सर्टेनली बताना है या प्रूफ करना है तो व्हाट यू विल डू, आप मैथ्स लगाए बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ हद तक बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स हमको आनी चाहिए, ठीक है। बच्चे मेडिकल कई सारे मैथ्स के डर की वजह से ले लेते हैं, ऐसा होगा, बिल्कुल हुआ होगा। कितने लोगों ने इसका मैथ्स हटाने की वजह से बायोलॉजी ली है, ये बताओ। कोई है मैथ्स से डर लगता है इसको? मैथ्स से डर किसी को लगता है तुम में से? अगर नहीं लगता तो फिर मैं बहुत पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। मान लूंगा मैं कि फिर मतलब मैथ तुम्हें बहुत अच्छे से आती। चलो बढ़िया, फिर तो मैथ से किसी को डर ही नहीं लगता, फिर तो सही है। ओके, तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैथ्स का एक बेसिक फंडा आपको आना चाहिए, और हायर फिजिक्स पे बात करें तो बहुत मैथ लगती है, ऐसे समझ लो। बहुत सारी चीजें मैथ्स के फंक्शंस हमें काम आएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है भाई, कैलकुलेशन करनी है तो मैथ्स तो आनी ही आनी है। ऐसा ना सोचें कि मैथ्स से पीछे छूट गया, कुछ पोर्शन आएगा ही आएगा मैथ्स का, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोच लें कि मैथ्स से बिल्कुल छुटकारा मिल गया, अब मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर तो लेते ही हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो सब आपको करना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलता, ठीक है। बिना मैथमेटिक्स के आप इसके रिजल्ट्स के डिडक्शंस नहीं कर सकते, फिजिक्स के अंदर मैथ्स लगती है। एक रीज़न ये भी है जो कि मेडिकल वालों को थोड़ा सा विचलित कर देता है सब्जेक्ट से। क्लियर? ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो उसमें कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ को जनरेट करने के लिए मुझे मैथ्स का
सहारा लेना ही पड़ेगा। बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिनका हेल्प से मैं कोई एक नेचुरल फेनोमेना को स्टेब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, सही बात है। अच्छा, मैथ्स के बारे में बात हो गई। ठीक, एक पॉइंट और कि कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशंस जो हम लोगों ने किए हैं जो कि काफ़ी रिनाउड हैं, या बोल सकते हैं कुछ मेजर अचीवमेंट्स अभी इस 11th क्लास के अंदर में, या हम बोलें कि जो जो चीज़ें हमको पढ़नी है उसके बारे में बात करें तो पोर्शन कंटेन इन 11th क्लास, क्या क्या पढ़ना है, किसी को पता है कुछ? 11th क्लास के अंदर में क्या क्या पोर्शन है फिजिक्स के अंदर में? बुक देखी अभी तक एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी नहीं? ओके, तो हाँ यूनिट्स, हाँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ना है, करेक्ट बात है। ओके, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स करेक्ट, और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन करेक्ट, सही बात है, और ठीक है। ये जो तुमने अभी बोले ये सारे पोर्शन आते हैं बेटा मैकेनिक्स के अंदर। दीज आर ऑल कंटेंट इन मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स में मैं बात करूंगा, यूनिट्स डायमेंशन एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है, यूनिट्स डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले चैप्टर्स अलग है, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर जो बेसिक चीजें आती हैं तो यहाँ से शुरू होती है, दैट इज काइनेमेटिक्स, जैसा आप लोग बोल रहे हैं। ठीक, दूसरा है अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी है, सही। तीसरा टॉपिक अपना वर्क पावर, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना सेंटर ऑफ मास, इसके बाद में आता है बेटा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसे रोटेशन भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको भी इसी में ही इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा पोर्शन किस में आ रहा है अपना? मैकेनिक्स के पोर्शन में आता है। ठीक है, मैकेनिक्स में कितने चैप्टर दिख रहे हैं मोटा मोटी रूप पर? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर। ठीक है, ये सबसे मेजर पोर्शन है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे और हैं, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ में ही फ्रिक्शन भी पढ़ाया जाता है। ठीक, वर्क पावर एनर्जी से पहले एक छोटा टॉपिक और है, दैट छोटा तो नहीं बोलूंगा, सर्कुलर मोशन टाइप की चीजें। ठीक, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं मैकेनिक्स पोर्शन में। 11th का 60% सिलेबस मैकेनिक्स होल्ड करती, सही। इसके अलावा एक मेजर पोर्शन यहाँ पर दूसरे तरफ है, दैट इज वेव्स। और वेव्स में भी हमें यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पढ़ना है। आप तो वेव्स को समझो सिर्फ। वेव्स में ही दो पोर्शन है, एक तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे गिटार वगैरह की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उन पर जो वेव चलती हैं, वाइब्रेशन जो आवाज होता है, दैट इज। एंड दूसरा साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड चैप्टर के बारे में शायद पहले भी पढ़ा होगा कभी 6th 7th 8th में, पता नहीं कहाँ। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर और ये मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से बताई गई है पूरे इक्वेशन वाइज, सही। इसके अलावा मुझे पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। मतलब इसके अंदर में दो ही पोर्शन मेजरली हैं, दैट इज इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको हम लोग, और दूसरा हमारा पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, और एक पोर्शन दैट इज नोन एज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी छोटे छोटे काफी टॉपिक्स हैं, सही। तो ये ओवरऑल होल एंड सोल मेरा पूरा इस
11th के पोर्शन को कंप्लीट करता है। इतने चैप्टर्स हैं, देखा जाए तो इनको अभी और एक मतलब फैलाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हीट के अंदर में भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, ठीक है, हीट ट्रांसफर, फिर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, तो 5 चैप्टर वहां से चले आते हैं, ठीक है। तो सिलेबस बहुत है, आप लोगों को फायदा होगा, ट्रेमेंडस बैच में हो ऑलरेडी, क्लासेस उस हिसाब से चलेंगी सही, और आपको आपने स्टार्ट भी सही टाइम से कर दिया है तो आप आराम से अपना सिलेबस कवर कर पाओगे, ठीक है। लॉकडाउन खुलने का वेट किया जाएगा तो उन लोग वो तो पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से सब चीज़ें चलेंगी तो परेशान होना लाजमी है, और इतना बड़ा सिलेबस को इतनी जल्दी कवर कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, सही। कोई दिक्कत है वैसे तो दिक्कत, हाँ मॉर्निंग सर अटेंडेंस लेना है बच्चों का। हाँ ले लीजिए। अनिकेत केवट, अंकित केवट, अंकित, मयंक शेखर, प्रेजेंट मैम। शमिष्ठा, Present, ma'am. आचार्य, प्रज्ञा, Present, ma'am. नेहा कुमारी, Present, नेहा ma'am. कुमारी, मुस्कान प्रिया, Present, ma'am. रियलमी C1, क्या नाम है आपका? Yes, ma'am. Manisha. मनीषा। Yes, ma'am. मनीषा, आप सेटिंग में जाके अपना नाम चेंज कीजिए, अपना नाम डालिए वहाँ पे। ठीक है मैम। ओके, ठीक है सर, आप क्लास कंटिन्यू कर लीजिए। ओके चलिए। तो ओवरऑल सिलेबस समझ में आ गया, ठीक है। इतना पोर्शन में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर सिलेबस। इसमें से जो मेजर पोर्शन है, जो हम लोग पहले काफ़ी टाइम तक पढ़ेंगे, मान के चलो 4-5 महीने के आसपास, वो यहाँ तक का पोर्शन पढ़ा जाता है, दैट इज मैकेनिक्स तक का, ठीक है। मैकेनिक्स अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 11th का, जिसका ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसको फिजिक्स से फील हो जाता है, मतलब ये समझ के चलो कि उसको लगाव हो जाता है फिजिक्स से, ठीक। बच्चों को ये चीज़ें आसानी से दिखाई भी देती हैं, उसका रीज़न एक ये भी है कि आप इन चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ पाते हो, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ये जो पहला चैप्टर है एकदम फालतू टाइप का ही है, ठीक। उसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का क्या मतलब है, ठीक है, कैसे रिलेट करो फिजिकल वर्ल्ड को, ठीक है। इसमें एक आध छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं जरूर कवर कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, काफ़ी थ्योरेटिकल टाइप की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए बच्चों को, सही। इसमें जो एक टॉपिक दिया गया है वो ये बोला गया है, पहला चीज़ तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ही बोला गया है कि फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, तो वो तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, अब आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत है फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में कि फिजिक्स क्या है सब्जेक्ट, ये बताओ। ओके, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट सम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, इसके बारे में जरूर बात की है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर में कितने तरह के पहले ये बताओ, फोर्स का मतलब समझते हो, फोर्स क्या होता है? फोर्स को डिफाइन करो कोई, व्हाट इज फोर्स? Force is a push or pull which changes or tends to change the state of rest. अकेला रेस्ट की मोशन को भी चेंज कर सकता है, ओके ये बात सही है। मोशन ऑल्सो। हाँ मोशन ऑल्सो, Uniform motion. मतलब मैं बोलूं तो ऐसे समझ में आना चाहिए कि वो इनर्शिया को चेंज करता है, मतलब इनर्शिया को अपोज करने का खेल है उसका, ठीक है। इनर्शिया जैसी चीज सुनी है कभी? Yes, sir. व्हाट इज इनर्शिया? अगर कोई मतलब सिंपली अगर मैं तुमसे एकदम घटिया लैंग्वेज में पूछूं, इनर्शिया का मतलब क्या है? कोई इंग्लिश नहीं बोलनी, तसल्ली से सब्जेक्ट को मजे लेके पढ़ना है अपने को। इनर्शिया के बारे में सिंपल बताओ कुछ भी, क्या मतलब समझते हो इनर्शिया से?
तो अगर एक जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट रहता है रेस्ट पे उसी है स्टेट तो में रहना रेस्ट पे ही एक एक चाहता रहेगा। है। एक करके एक एक करके बेटा। हाँ बेटा पहले बोलो, एक बोलो कोई। जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहने की मतलब कि टेंस टू स्टेट आर डाटा लेवल ओनली। ओके, दूसरा बच्चा क्या बोल रहा था? हाँ बोलो बेटा। तो सेम, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक। हम्म, आप ऐसे सोचो, इनर्शिया है ढीठपन, ढीठ हो जाता ना कोई आदमी, अड़ियल, ठीक है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। कोई भी काम करने में आनाकानी करना, अपनी स्टेट को छोड़ना नहीं, अड़ियल हो जाना, सही है, दैट इज इनर्शिया। जो जितना ज्यादा भारी होता है, अपनी करेक्टरिस्टिक को जितना ज्यादा मेंटेन रख सकता है, वो उतना ज्यादा अड़ियल होता है। समझ में आ रही बात? नेताओं को देखो, अपनी कुर्सी छोड़ते ही नहीं, ठीक है, बहुत अड़ियल है, हैवी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सही है, देश रोक दिया, सही। दूसरा चीज, इनर्शिया की बात जब भी करेंगे, हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स की बात जरूर आती है कि इनर्शिया को ओवरकम करने वाला काम कौन करता है? एक फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाओगे तो वो आपके स्टेट को बदल सकता है। स्टेट में बहुत चीजें आती हैं, स्टेट में ऐसा फंडा भी हो सकता है कि कोई चीज रुकी हुई है उसको चला दे, या चलती हुई चीज को और तेज दौड़ा दे, या चलती हुई चीज को धीरा कर दे या रोक दे, किसी का डायरेक्शन बदल दे। ये सब चीजें किससे रिलेटेड है? फोर्स से। मतलब फोर्स एक ऐसी टेंडेंसी है विच चेंजेस द मोमेंटम। ये ज्यादा बढ़िया है। शायद न्यूटन का सेकंड लॉ सुना हो। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था बेटा, बताओ? फर्स्ट लॉ तो पता ही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताओ पहले, चलो। An object continues to be in a state of rest or uniform motion along a straight line unless affected upon by an unbalanced state. सर फर्स्ट में यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में नहीं रहता है, और यदि कोई वस्तु गति में तो वो गति में रहता है। हाँ यदि वो फर्स्ट में न्यूटन ने कहा। करेक्ट, सही बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी स्टेट में है या रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी अनलेस अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। या कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं या एग्जर्ट नहीं करता उस पर। ऐसी बातें फर्स्ट लॉ ने बोली थी, इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, सही। दूसरा क्या है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ? हाँ बोलो। ओके momentum of an object is हाँ करेक्ट, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ये बोला गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऐसी बात किसने करी है? न्यूटन के सेकंड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? Every action has an equal and opposite और reaction. एवरी जो भी एक्शन होगा उसके विपरीत रिएक्शन भी होगा। ये न्यूटन से थर्ड लॉ में कहा गया है। करेक्ट, सही बात है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट दैट एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे नहीं लग सकता, सही है, अलग अलग बॉडीज पर लगना चाहिए, तभी उसे हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो फोर्स की बात अगर मैं करूं तो सिंपल, इट इज जस्ट अ पुश और पुल विच इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, राइट। केपेबल है, करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं, सही। तो मैं अगर सिंपल फोर्स की बात करूं तो इट इज a push or pull which is capable of changing the momentum of a body, ठीक है।
अब इसमें इन्होंने फंडामेंटल फोर्सेस की बात करी ऑफ चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, सही। एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, बताओ कोई फोर्स का एग्जाम्पल दो। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है जो ऊपर में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, टेंशन फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं नॉन कॉन्टैक्ट का तो अलग कैटेगरी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देयर इज अ टेंशन फोर्स, करेक्ट बात है। मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, सही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो फोर्स के बहुत सारे अपन ने छोटे छोटे बहुत जगहों पे अपने को अलग अलग तरह के फोर्स दिखाई देंगे। जैसे लिक्विड के अंदर में विस्कस फोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा, एयर के लिफ्ट ड्रैग फोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं नेचर में, लेकिन इनको हमने ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया गया है उनको 4 कैटेगरी में तोड़ा गया है। तो उनको बोला जाता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। पहला जो फंडामेंटल फोर्स है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहली चीज दुनिया में सबसे पहला फोर्स अगर हम बोलेंगे जिसकी चर्चा की जाती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात होती है। इस पे अपने आप में बहुत मतलब कहते हैं डिबेट चलती रहती है, कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसा क्या है। अभी अगर रिसेंटली आपने सुना हो तो ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी हुई थी, सुना था क्या? आइंस्टीन फिर सही हो गया, 2 ब्लैक होल टकराए हैं जिनकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स बनी हैं, ठीक है। सुना है? अगर न्यूज देखते होगे तो शायद, खैर छोड़ो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सभी लोग जानते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में या 2 ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में दोनों तरह के फोर्सेस आ सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है, मैग्नेटिक फोर्स भी आता है। 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, 2 मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। देखा है ना मैग्नेट्स के अंदर में रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, एक तरफ से चिपकती है एक तरफ से रिपेल करती है, सही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस उसमें आते हैं अपने, ठीक है। तीसरा होता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और चौथा होता है बेटा वीक फोर्सेस, ठीक है, वीक फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है, ठीक है। अभी तक हम लोगों 4 से कम नहीं कर पाए, ऐसे सोचो। ये चारों फोर्स अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूं तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, क्या वैल्यू थी उसकी? Gm1m2/r²। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को तो लिख ही सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू थी ग्रेविटेशनल की ये थी Gm1m2/r²। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स की बात करते हो ना, कोलम्बिक फोर्स, Fc मतलब कोलम्बिक, तो ये भी फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, अगर सुना हो कभी तो, Q1Q2/r²। ये सुना है क्या, कभी देखा है? यस सर। हाँ, अगर देखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह के फोर्सेस ध्यान से देखोगे तो दोनों ही फोर्सेस काफी हद तक सेम दिखाई देते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज और कैरेक्टरिस्टिक वाइज बहुत डिफरेंट है। इनकी इक्वेशन काफी क्लोज क्लोज नजर आ रही है, एक ही जैसा लॉ फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। इनवर्स में r² के प्रोपोर्शनल जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी बेसिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल पे जा रहा है, सही। तो ऐसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि इनका यूनिफिकेशन हो सारे फोर्सेस का। हम ये चाहते हैं कोई एक ऐसा फोर्स जनरेट हो जाए जो कि इन चारों फोर्स को गवर्न करे, ठीक है। इसके लिए यूनिफिकेशन फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश में बहुत साइंटिस्ट लगे हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअली 4 अलग अलग टाइप की चीजें हैं या फिर एक ही वजह से होने वाली अलग अलग इफेक्ट्स दिखाने वाली चीजें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जैसे मैंने बोला
तो अभी तक आपके दिमाग में यही चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेज अलग हैं, दैट इज चार्ज के बीच में जो रिपल्शन होता है वो अलग तरह का फंडा है, और जो मैग्नेटिक फोर्सेज हैं वो अलग तरह की चीज हैं। लेकिन ऐसा बाद में देखा गया कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही एक ही चीज को दर्शाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके करस्पॉन्डिंग रहेगी, मैग्नेटिक आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग फोर्सेज ना मान के एक ही कैटेगरी में आ गए, इसलिए इनका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। वरना इनकी भी दो कैटेगरी अलग अलग थी, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग, मैग्नेटिक फोर्स अलग, तो कितने हो जाते, 5 हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको श्रंक कर रहे हैं, चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही इक्वेशन बन जाए, ठीक है। पर अभी तक इसमें सक्सेस नहीं है। अभी तक हमें जो दिखते हैं वो ये 4 फोर्सेज ऑफ नेचर अलग अलग नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में कोई जानता है? ठीक है, कोई बता सकता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? पहले पहले एक एक करके निपटाते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, this force is attractive in nature and exists between, ये BW लिखने का मतलब है between, ठीक है, between two objects having mass। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में मास है उनके बीच में ये फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, सही। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, these forces exist due to the property of a particle known as charge। चार्ज जानते हो ना, लॉजिकल इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात हो रही है, सही है। चार्ज की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स या दो पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाले फोर्सेज हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का बोलते हैं, सही। तीसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक्चुअली these exist at a very short distance। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर की रेंजेस में लगता है, मतलब न्यूक्लियर लेवल पर। न्यूक्लियस का अगर साइज के बारे में बात करो तो वो फर्मी मीटर होता है या 10⁻⁻15 मीटर्स की रेंज में होता है, सही। तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेज हैं, these are also attractive and exist between nucleons of a nucleus। न्यूक्लियन समझते हो क्या होता है न्यूक्लियन, नाम सुना है क्या? कोई बता सके न्यूक्लियंस के बारे में? ओके, न्यूक्लियंस का मतलब है पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, सिंपल बात। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं बताओ, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर में, बोलो। सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बस, सही बात। इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जब कॉम्बिनेशन, खुद सोचो, प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, सही। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में
अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, बताओ। एक दूसरे के पास आएंगे या दूर भागेंगे एक दूसरे से, प्रोटॉन और प्रोटॉन? अरे इसमें दूर समझ, जाएंगे। दूर जाएंगे ना। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है नहीं होता है, सही। और प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या आता है, रिपल्शन होता है, सही। लेकिन खुद सोचो, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, ऐसे इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आज साथ साथ में बैठे हुए हैं, पॉजिटिव भी हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, ऐसा मान लो। न्यूट्रॉन्स भी हैं, एन से क्या डिनोट कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स वैसे ज़्यादा होते हैं वैसे, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों अवेलेबल हैं इसमें। लेकिन ये सोचो, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर भाग रहा होता है कि चिपका हुआ पकड़ा हुआ बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर में, कन्फाइंड है? ऐसा थोड़ी है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भाग गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियस बचेगा कि टूट जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इनको जो बाउंड करने वाला जो फोर्स है ना, इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बेटा रिपल्शन देगा, सोच, रोकेगा कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन ही आएगा, ये समझ में आता है? तो ये जो बाउंड हो रहे हैं ना, ये ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। ये वो शॉर्ट रेंज फोर्स है जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पे लगता है, मतलब 10⁻15 रेंज पे आता है ये फोर्स, और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन कर देता है, ठीक है। तो इसका नेचर ही अलग है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन होता है। ये समझ में आती है बात? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, सही। तो इस रेंज पे अगर ये चिपके हुए पड़े हैं, मतलब इनको कोई चिपकाने वाला है, फेविकॉल लगी हुई है कहीं ना कहीं, और वो फेविकॉल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। इसका भी एक फंक्शन है लेकिन अपने को काम नहीं आएगा, ठीक है। क्या क्लियर हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? यस सर। ओके। एक चौथा नाम है वीक फोर्सेस, या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी बोलते हैं इनको। इसके बारे में कोई बता सकता है क्या, कभी नाम सुना हो तो? वीक न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं उसको। एक नाम सुना होगा शायद तुमने, रेडियो एक्टिविटी, सुना है क्या? रेडियो एक्टिविटी, रेडियम, मैरी क्यूरी, बिल्कुल। कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट छोड़ते हैं, चमकते हैं, रेडिएट यस सर। करते हैं, ऐसी बातें करते हैं ना हम लोग, सही। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विद इन द न्यूक्लियस another interaction force exists which is weak and responsible for radioactive decays. रेडियोएक्टिव डिकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका जो रेंज होता है, इसकी रेंज ही बहुत छोटी ही होती है, और छोटी होती है, मतलब ये मान के चलो 10⁻16 मीटर की रेंज में लगता है, ये और शॉर्ट रेंज है, ठीक है। और बहुत वीक है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी बहुत तेज नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है ये सब का, ठीक है। आराम आराम से हो गया, बैठा हुआ है 20-25 मिनट में एक बार डिके हो गया, 2 घंटे में एक बार डिके हुआ, सही। बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए इनको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोला गया है। ऐसा होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन बन जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जुड़ के क्या बनेगा,
0 बन जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ न्यूट्रल हो जाएगा। उसी न्यूट्रल पार्टिकल को अपन शायद न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। ऐसे जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ के क्या बन जाए, ऐसा नहीं अपन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया एक प्रोटॉन लिया दोनों को ऐसे चिपकाया और सिमट गए न्यूट्रॉन बन गया, ऐसा काम नहीं होता जनरली। वो न्यूक्लियस के अंदर में इतने स्ट्रॉन्ग प्रेशर, इतने ज्यादा कन्फाइंड डेंसिटी के अंदर ही ऐसा काम हो सकता है, सही, कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उन कन्वर्जन की वजह से मेरे न्यूक्लियस को फायदा होता है। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा किसी काम को करने से तो वो आप काम करोगे ही क्यों, ठीक है। तो न्यूक्लियस के केस में भी यही बात है कि उसको इस कन्वर्जन से फायदा मिलता है, इसलिए वो डिके करता है। और न्यूक्लियस का फायदा किस फॉर्मेट में होगा ये सोचो, स्टेबिलिटी। क्या चीज? स्टेबिलिटी। मेरा ऑब्जेक्ट या मेरा न्यूक्लियस या मेरे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सोडियम और क्लोराइड के आयंस को अगर जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा? NaCl। नमक बन जाएगा। पर कभी तुमने ऐसा सुना है कि सोडियम क्लोराइड रखे रखे अपने आप सोडियम प्लस आयन और Cl माइनस आयन में अपने आप टूट गया? उल्टा प्रोसेस, कि अपने पास नमक है, थोड़ी देर में सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ऐसा होता है क्या? नो सर। जैसे पानी के केस में बात करें तो H2O है, तो थोड़ी देर पानी रखा रहा सर भाप बन जाता है। हाँ सर गैस बन गया, मतलब एक तरफ से हाइड्रोजन निकलेगी एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगी, तो ये तो बढ़िया है। ऑक्सीजन सिलेंडर में पानी भर देना चाहिए, रख दो पानी, अपने आप H2O धीरे धीरे कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऑटोमेटिक काम नहीं होते, सही है। वो तभी होंगे जब आप कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दोगे। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऑटोमेटिक जो भी कंपाउंड बनता है नेचर में, वो इसलिए बनता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। हर कोई आदमी किस तरफ जा रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ भागने की कोशिश करता है। ये समझ में आता है? आप पढ़ क्यों रहे हो बताओ, कभी सोचा? सर माँ बाप ने बिठा दिया, ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती पढ़ने? जॉब के लिए। हाँ जॉब के लिए। जॉब से क्या मिलेगा बेटे? स्टेबल हो जाएंगे। यस दैट्स द पॉइंट ना, स्टेबिलिटी। तो हर एक चीज क्या हो रही है? स्टेबिलिटी के पीछे भाग रही है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप बढ़िया डॉक्टर बने, तो पैसा कमाएं अच्छे से, अपना जगह होगी, अपना हॉस्पिटल होगा, मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आराम से रहेंगे। आराम की बात जब भी आती है क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी वाली बात होती है, ठीक है। आराम तभी मिलेगा जब आप कुछ वर्क करोगे या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, अभी जोर लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि अगर मैंने वो अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर लिया तो आई विल बी स्टेबल। सेम काम होता है सारे कंपाउंड्स के साथ में, सारे कंपाउंड, सारे न्यूक्लियस, सब चीजों के साथ। नेचर में जो ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं वो सब स्टेबिलिटी की वजह से ही हो रहे हैं। समझ आ रहा है? आग जल रही है, जलते जलते एक पॉइंट के बाद में अगर उसमें लकड़ी और नहीं डालोगे तो वो बुझ जाती है, सही। क्यों? क्योंकि जलना उसके लिए स्टेबल पार्ट नहीं है। स्टेबिलिटी तब आएगी जब वो पूरी तरह से निपट जाए, सही। अपना पूरा जो भी क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट उसने जला लिया, खत्म हो गया। क्लियर है? ओके। तो क्या ये फोर्सेस के बारे में पता लगा? अगर आपसे कोई फंडामेंटल फोर्स पूछता है तो 4 ही तरह के फोर्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर बहुत सारे फोर्सेस आते हैं जिनको आप पढ़ते आ रहे हो। ऊपर में लीड मीटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। कौन है? ओके अंकित शर्मा जी, ओके ओके कूल। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आई? बताओ पहले मुझे, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पूछो। ओके गुड,
ठीक बात। इसके बाद में हम लोग फिजिक्स के भी 3 पोर्शन को रीड करते हैं, वैसे मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स को भी 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पकड़ा हुआ है हमने। एक होता है बेटा क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, ठीक है। एक होती है अपनी बेटा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम की स्पेलिंग ठीक है चलेगी, फिजिक्स। और एक होगी अपनी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। हालांकि और भी हैं, लेकिन ये 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि हम लोग देखते हैं जनरली, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब हम लोग ना तो बहुत ही बड़े डिस्टेंसेस पे बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ्तारों पे बात नहीं करेंगे, एक जनरल सेगमेंट पे स्टडी करते हैं क्लासिकल फिजिक्स, या इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोला जाता है कई जगहों पे। इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सारी बातें, थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ोगे तो वो भी कौन सी पढ़ोगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ो। तो पूरा पोर्शन कौन से में आ रहा है अपना, क्लासिकल सेगमेंट, ठीक है। क्वांटम का मतलब ये है यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। ये अगर जनरली मैं बात करूं तो ये जनरल डिस्टेंसेस पर बात होती है, छोटे मोटे डिस्टेंसेस की बात होगी, एक प्रॉपर 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, ऐसी बातें होती हैं। इससे ज़्यादा डिफरेंसेस पे हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे क्लासिकल फिजिक्स की, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स पे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस से बात होती है, स्मॉल लेवल पर डिस्कशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे चलती है। नाम सुना है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी क्या होती है Yes, बेटा? sir. हाँ, क्या होता है? चांस। यू आर टॉकिंग अबाउट चांसेस, कि कोई भी काम होने के क्या चांस है, ऐसी बात है। तो सेम चीज क्वांटम फिजिक्स में होती है। क्वांटम फिजिक्स में हमेशा चांस वाली बात होती है कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हो तुम, एक पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, यही मानते हो? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, राइट, मतलब एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर है उसका। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, वेव भी हो सकती है। तो क्वांटम फिजिक्स दोनों ही कंडीशंस को लेके चलता है। वो ये मानता है कि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की क्या गुंजाइश है, क्या वो यहाँ पर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो वो वहां पर क्या निकालने बैठ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी, करेक्ट, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाफ। अरे या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, सही है। अच्छा, एक सिक्के को अगर मैं उछालता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 1/2 पक्का? यस सर। कि 1/3? नहीं, 1/2 होगा, 2 ही रहता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और सिक्का खड़ा रह गया तो खड़ा थोड़ी रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी तो है ना यार, आउटकम तो है ही, ठीक है। तो वो आउटकम को हम लोग मानते नहीं है, दैट इज अ फेल्ड आउटकम, राइट। जो आउटकम है या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, ऐसी ही बातें करते हैं। सिक्के खड़े रहने पर उस ट्रायल को माना नहीं था, ठीक है, वो काम ही नहीं किया, सही। इसलिए प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ, करेक्ट। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की बात सुनी होगी शायद, नाम ही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये किसकी थ्योरी थी? अरे बोल दो, सबसे बड़े चाचा का नाम आ जाएगा इसमें। Einstein. हाँ, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन चाचा। इन महाराज ने दुनिया उजाड़ दी सबकी, देखा जाए तो उजाड़ भी दी और बना भी दी, ऐसे समझो। इनकी बातें अभी तक सच निकल रही हैं, ठीक है। बहुत कुछ इन्होंने अपने मतलब थ्योरीज में जनरेट करके दिया है। सबसे बड़ा काम इनका रिलेटिविटी पर ही काम था, और एक इनका काम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है, जो कि नोबेल प्राइज जीता था, सही। लाइट पर चर्चा करी थी इन्होंने, और लाइट से इफेक्ट देख रहे थे ये सारे, रिलेटिविटी की बात करते थे कि हाँ भैया यहाँ से ब्लैक होल के पास चले जाओगे तो जितने भारी ऑब्जेक्ट के पास जाओगे समय धीरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रफ्तार बढ़ती है तो आपका मास बढ़ जाता है। हम तो उल्टा सोचते हैं ना, जितना ज़्यादा दौड़ोगे वजन कम होगा, ऐसे ही सोचते हैं ना, लेकिन उल्टा काम, जितना ज़्यादा तेज दौड़ोगे उतना मास तुम्हारा बढ़ता जाएगा, ठीक है।
ये आइंस्टीन का लॉजिक था। एक फेमस इक्वेशन जिसको सब लोग जानते हैं, मतलब नहीं पता क्या होता है, E इज इक्वल्स टू, mc²। अब पता नहीं, बस ये देख के बच्चे पागल हो जाते हैं, ओमेगा फिजिक्स आ गई, ओ भाई मजा आ गया, ठीक है। तो ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बात होती है इसका एक्चुअल डिडक्शन की कि क्या ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तब प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। E बराबर mc² इतना सिंपल रिलेशन नहीं है जितना देखने में लगता है, ठीक है। हमें तो एक ही लाइन का लगता है कि हाँ भैया एनर्जी मास इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको, कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो कन्वर्जन पॉसिबल भी नहीं है इस डायरेक्टली इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। आप इतना आसान काम नहीं है कि यहाँ से बाहर से एक बल्ब जल रहा है, उसकी क्या कहते हैं, लाइट इकट्ठी करी, उसकी एनर्जी को करी और चावल बना लिए, काम खत्म, मास में कन्वर्ट कर लिया उसको। ऐसा काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मास लिया अपन ने कोई भी चीज का, उसको जोर से घिस दिया और वहां से एनर्जी जनरेट हो गई, ऐसा काम कभी नहीं होता, ठीक है। इतना इजी नहीं है ये काम। एटॉमिक लेवल्स पर होते हैं या न्यूक्लियर लेवल पर होते हैं, वहां पर हमने इसके इफेक्ट्स देखे एक्चुअली, ठीक है। तो 3 तरह की फिजिक्स है जिसमें हम सबसे ज्यादा चर्चा यही होगी। 11th के अंदर तो यही चलेगी मैक्सिमम, ठीक है। 12th के अंदर जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब भी मतलब क्लासिकल की ही बातें होंगी, थोड़ा बहुत यहाँ पर बातें होने लगती हैं हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, सिर्फ एनर्जी मास इक्विवेलेंस की, ठीक है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बेसिकली हमें किस पोर्शन से डील करना है, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स से हम लोग डील करते हैं।